गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक टू GC 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम एवरीबॉडी। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो अभी कल ही अपलोड किया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया था। नाउ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हमारे पास में आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे डैनियल सेल के बेसिस पर एक सेल जिसको बोला जाता है गैल्वेनिक सेल। वैसे बहुत सारी किताबें गैल्वेनिक सेल को वोल्टेक सेल, डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलती है, लेकिन एक छोटा सा फर्क रहता है जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में डैनियल सेल पढ़ाया है। डैनियल सेल कैसे बना था, हम एक बार उसको वापस बनाकर देखते हैं। अगेन हम लोगों के पास में दो सेपरेट चेम्बर्स होते हैं, है ना। ये दो अलग अलग सेपरेट चेम्बर्स होते हैं आप लोगों के पास में डैनियल सेल में। एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर इस तरीके से डिप्ड रहता है, एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप्ड रहता है, एक सॉल्ट ब्रिज इस तरीके से बना हुआ रहता है, सॉल्ट ब्रिज रहता है। और वहां पर एक रूल रहता है, वहां पर आपके पास में एक रूल रहता है। वो रूल ये रहता है कि अगर आपके पास में ये इलेक्ट्रोड जिंक है तो आपको इसको जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखना है वो इसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए, वो इसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने यहां पर एक इलेक्ट्रोड कॉपर लिया है तो इसके लिए एक रूल था कि ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप रहना चाहिए, है ना। फिर यहाँ से हम इसको एक की से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। एक की रहती है, ये यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा रहता है जो रीडिंग्स बताता है हमें, और ये इससे कनेक्टेड रहता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो ये सॉल्ट ब्रिज रहता है, कुछ इस टाइप से आप लोगों का डैनियल सेल दिखाई देता है। नाउ गाइस गैल्वेनिक सेल इज बेसिकली मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैनियल सेल। जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे दैट देयर आर मेनी गैल्वेनिक सेल, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ galvanic cells are made on the basis of Daniell cell। जो आप लोगों को मैंने डैनियल सेल पढ़ाया या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया उसके बेसिस पर। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में हल्का सा फर्क भी हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है, स्टार बनाकर आप सब लोग एक पॉइंट लिखेंगे that sometimes in galvanic cell both the electrodes are dipped in same type of solution। मतलब क्या बोला मैंने कि जैसे यहाँ पर आपने कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला, जिंक को जिंक सल्फेट में डाला, ये डैनियल सेल के अंदर होता है। डैनियल सेल यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन गैल्वेनिक सेल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, और उसमें सबसे पहला चेंज जो आप कर सकते हो वो ये कि आप कॉपर को और जिंक को सेम टाइप के सोल्यूशन में डाल सकते हो। जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर डैनियल सेल में HCl के अंदर डुबाया हुआ है और जिंक भी HCl के अंदर डुबाया हुआ है, ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को आप चाहें तो सेम टाइप के सॉल्यूशन के अंदर डुबो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सच केसेस, मतलब अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है कि जिसमें आपके दोनों ही लिक्विड सेम है, तो इन सच केसेस सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं है। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, जो डैनियल सेल में था। मतलब डैनियल सेल का अपडेटेड वर्जन गैल्वेनिक सेल मान लो, ऐसा बोला जा सकता है।
क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चा लोग? अच्छा, उसके अलावा देर आर मेनी कॉम्बिनेशंस, देर आर मेनी कॉम्बिनेशंस, देर आर मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल एंड मेटल salt solutions can be used। मतलब सिर्फ यहां पर आपको यही नहीं करना है कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट से ही डेनियल सेल बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पर कॉपर ले लीजिए, यहां पर कॉपर सल्फेट ले लीजिए, यहां पर आप सिल्वर ले लीजिए और यहां पर आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, AgNO3 होल ट्वाइस। तो डेनियल सेल के बेसिस पर, डेनियल सेल से आइडिया लेकर, जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हम बहुत सारे टाइप के गैल्वेनिक सेल्स यहां पर बना सकते हैं। वी कैन मेक सेवरल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ गैल्वेनिक सेल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेसिकली जो आपके गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट energy of spontaneous redox reactions, energies of spontaneous redox reactions into electrical energy। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से निकलने वाली रिएक्शंस की एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जब ये डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल आप यहाँ पर बनाओगे तो इसमें जब रिएक्शंस होगी, तो आप लोगों को पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया था, इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए ये बन गया एनोड। यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए ये बन जाएगा तुम्हारा कैथोड। तो कैथोड और एनोड का हम लोगों ने इस तरीके से फंडा पढ़ा था। आई बात आप लोगों को समझ में? तो ये बेसिकली क्या होगा कि इस सेल के अंदर ही जो करंट फ्लो हो रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी निकल रही है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हमारे फैंस, मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, चार्जिंग पर्पस के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, टीवी चलाने, XYZ चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कल की क्लास में जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था, जिसका नाम मैंने डेनियल सेल भी बोला था, जिसका नाम मैंने वोल्टेज सेल भी बोला था, जिसका नाम मैंने गैल्वेनिक सेल भी बोला था, तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा अपन अपडेट कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, जैसे ये भी एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस गैल्वेनिक सेल के अंदर एक वापस से मैं बेसिक डेनियल सेल का एग्जाम्पल बनाऊंगा। मैं वापस से ये सॉल्ट पूरा प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा, सॉल्ट ब्रिज वगैरह, और फिर गैल्वेनिक सेल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला सिखाऊंगा, और उसी पर आप लोगों को बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि आगे हम लोग जो नर्म्स इक्वेशन पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर है। ठीक है, कोई परेशानी बच्चा लोग? चलिए ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गैल्वेनिक सेल इन डिटेल। और डिटेल में तो वैसे तुम लोग कल सब पढ़ चुके हो, किसी भी प्रकार का गैल्वेनिक सेल बनाना या डेनियल सेल बनाना कल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ गया था। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया तरीके से आता है। चलिए एक बार फिर से उसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो ये मैंने यहाँ पर रखा एक इलेक्ट्रोड, ये रखा मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड, दो मैंने इलेक्ट्रोड रखे, एक मेरे प्यारे बकुड़ो मैंने चेम्बर यहाँ बना दिया, मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, और एक मैंने मेरी प्यारे प्यारे डार्लिंगो यहाँ पर मैंने दूसरा चेम्बर बना दिया, और यहाँ पर मैंने बीचों बीच बना दिया लाल परी मैदान छड़ी, नहीं लाल परी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हम जहाँ से गए, आँख लड़ी और बात बड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। यहाँ पर मैंने बना दिया सॉल्ट ब्रिज, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक की से, किसकी नहीं की,
अभी की यानी स्विच आपका ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्यूशन भर दिया, ये हमने यहाँ पर सॉल्यूशन भर दिया। बेसिक सेल लेंगे अपना जिंक वाला, यहाँ पर भी मैंने सॉल्यूशन भर दिया, मस्त तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। क्या नाम देंगे इसको, साल्ट ब्रिज, नमक का पुल। इसको बना दिया अपन ने कूपर यानी कापर, ये बन गया तुम्हारा कापर सल्फेट। इसको मैंने बना दिया तुम्हारा जिंक सल्फेट, इसको बना दिया मैंने तुम्हारा जिंक, ठीक है। ये कैथोड है और ये तुम्हारा एनोड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस ब्रिज के अंदर आप ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व करना, कुछ बातें मैं आपको बताना चालू करता हूँ। सबसे पहली टर्म हम सीखते हैं रेडॉक्स कपल। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स कपल? व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स कपल? इस चेंबर को अपन ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं क्यों? क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, और इस वजह से कैथोड वाले हाफ को अपन रिडक्शन हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जिंक नाम का मेटल डुबाया किस में है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड डिप काय में कर रखा है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और जिंक में ऑलरेडी +2 फॉर्म है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब यहां पर आपके पास में जिंक का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी है और जिंक का मतलब ये वाला जिंक का ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी है और जिंक का ये रिड्यूस्ड फॉर्म भी है। सिमिलरली यहां पर आप देखो कॉपर सल्फेट पर ऑलरेडी +2 चार्ज है, मतलब ये जिंक का ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और इसमें कॉपर डूबा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन करेगा, तो रिड्यूस फॉर्म में है। तो मतलब जब कभी भी एक गैल्वेनिक सेल के अंदर एक मेटल का ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों हो, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स कपल। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स कपल? व्हेन बोथ द oxidized and reduced form of a substance is present, then it is present in both oxidized या oxidation half and reduction half is called as redox couple। भाई साहब अभी इतनी ज़ोर से बिजली कड़की है और इतनी ज़ोर से बिजली गिरी है कि मतलब मेरी ऑलमोस्ट फट गई थी, लेकिन मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़ा रहा था और उसमें मैं ये बोला था कि बिजली का कड़कना, बादल का गरजना भगवान कराते हैं, और आज इतनी जोर से कड़की कि मेरे को सच में भगवान की याद आ गई। भगवान ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपका रेडॉक्स कपल हो गया, ठीक है। अब गाइस कान के पट खोल के ऐसे ध्यान से मेरी तरफ देखो बेटा, इधर देखो बेटा, इधर देखो मेरी तरफ देखो, अब इधर उधर देखना बंद करो प्लीज, मेरी तरफ देखो, जरा ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जरा इस जिंक के इलेक्ट्रोड को देखो भाई, जिंक के इलेक्ट्रोड का काम क्या है? जिंक का जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली जो तुम्हारा एनोड है, इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा तो इसका जो Zn डाई पॉजिटिव वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन में इकट्ठा होने लग रहा होगा, क्लियर। और इसके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगे होंगे और एक एक करके ये इस वायर के थ्रू
एक एक करके ये इस वायर के थ्रू आगे बढ़ने का काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स को आगे फेंकना है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को तो अपने ऊपर रखा, लेकिन जो इसके Zn डाई पॉजिटिव के आयंस थे ये, वो उसने सॉल्यूशन में रिलीज कर दिए, है ना। तो एनोड इज गेटिंग नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड इज गेटिंग नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी, किसी भी तरीके की दिक्कत? वाइल ये इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में डिप्ड है उसमें धीरे धीरे Zn डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इट इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज, इट इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली अगर अपन इस कॉपर डाई पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं, इसको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जितने भी कॉपर सल्फेट हैं ये टूटना चालू हो गए होंगे, और जितने भी Cu डाई पॉजिटिव है वो सब जल्दी जल्दी आकर इस कैथोड से चिपकने लग गए होंगे। इस कैथोड को उन्होंने घेर लिया होगा, क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जितने भी कॉपर डाई पॉजिटिव के आपके आयंस हैं, कैटायंस हैं, ये सब इस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इससे चिपक के खड़े होने लग गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो तुम्हारा कैथोड है, ये जो तुम्हारा कैथोड है, इस पर कैटायंस के आ जाने की वजह से, कैटायंस के द्वारा इसको घेर लिए जाने की वजह से कैथोड जो होता है कैथोड डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। धीरे से कैथोड ने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना स्टार्ट करा। वहीं पर ध्यान रखिएगा, इसके सॉल्यूशन में SO4 डाई नेगेटिव की मात्रा बढ़ने लगी, इसके सॉल्यूशन में SO4 डाई नेगेटिव की मात्रा बढ़ने लगी। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगर तुम्हारा एनोड नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो इसके सॉल्यूशन में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली यहां पर तुम्हारा कैथोड जो कि पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, इसका सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? सो सेकेंड पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंटरफेस पर क्या हो रहा है। मतलब समझे, इलेक्ट्रोड मतलब ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड, या ये वाला इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब ये वाला, इन दोनों का इंटरफेस, मतलब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन। कौन सा वाला पूरा पोर्शन? ये वाला, ये वाला पूरा पोर्शन, ये जहां पर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये जहां पर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एनोड नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया, अपोजिट चार्ज हो गया। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इस पर कैटायन आकर चिपक गए, तो इसका सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि सॉल्यूशन में SO4 की मात्रा बढ़ने लगी। भाई कॉपर पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रोड पे चिपक गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो मेटल में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा बेचारा, ये तो सॉल्यूशन में फंस गया। तो अगर तुम्हारा कैथोड पॉजिटिव है तो उसका सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, और जब तुम्हारा एनोड नेगेटिव है तो इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया। तो अपोजिट चार्जेस होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंटरफेस पे ईच हाफ डेवलप्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलप्स अ पोटेंशियल difference called as electrode potential, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब हर इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल होगा, एनोड और एनोड के सॉल्यूशन का अपना एक पोटेंशियल होगा, कैथोड और कैथोड के सॉल्यूशन का अपना एक पोटेंशियल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर अपन ऐसा लिखेंगे, एनोड इज गेटिंग नेगेटिवली चार्ज और इसका सॉल्यूशन इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली कैथोड का सॉल्यूशन
इज गेटिंग नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों का चार्ज का डिफरेंस ही कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसको हम लोग यहां पर क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट वी आर गोइंग टू नेम दैट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट से जरा रेडॉक्स कपल नोट करो ताकि मेरे को जगह बना के वहां पर लिखना पड़ेगा। नोट इट डाउन गुलजारी, बकुड़े, लाडले, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। चलो लिख लिया, ग्रेट। रेडॉक्स कपल ठीक है। अब यहां पर आप देखना, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज इट्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अगर आपका इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है, ये अगर आपके इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और उसके सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड to gain electron is its reduction potential। इसको क्या जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इनफैक्ट इलेक्ट्रोड हटा दो, सिर्फ इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो इसको भी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो फटाफट दनादन लिखो, दनादन दनादन लिखो बच्चा लोग, दनादन। चलिए अब एक जरूरी बात, एक्चुअली सवाल किस पर आता है? एक्चुअली सवाल आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। सवाल किस पर आता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। दैट मीन्स क्या सर? देखो, जब आपके इन एक्वस सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन becomes 1 molar, temperature becomes 298 kelvins and atmospheric pressure becomes 1 atm। इस कंडीशन पर, अंडर दिस कंडीशन जब आप इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो, so under this condition the electrode potential is called as standard electrode potential। ये standard हो जाता है, it's called as standard electrode potential। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा standard electrode potential। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है e टू द पावर 0। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल है। e के ऊपर अगर आपने ऐसा नॉट लगा दिया, दैट इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मान लो ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 1 मोलर हो जाए, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन 1 मोलर हो जाए, टेम्परेचर आप इस सेल का 298 केल्विन्स कर दो, टेम्परेचर आप 298 केल्विन्स के अलावा आपने प्रेशर 1 atm कर दिया, तो ये दो कंडीशंस और ये तीसरी कंडीशन पर जब आप देखोगे कि इसके इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इस इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। जैसे ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, तो वो नॉर्मल नहीं कहलाएगा,
वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा ना। आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसको निकाला है, इट इज़ ऑब्टेन्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, मेरे गुलजारी लालों को, मेरे बकुड़ों को अच्छे तरीके से समझ में आया? पक्की बात, श्योर शॉट। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी तरीके की प्रॉब्लम? अब एक बात ध्यान रखना, एक्चुअली क्या हुआ, बड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाए, रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाए। तो बाद में IUPAC ने एक चीज़ हमें सजेस्ट करी, क्योंकि उन्होंने बोला देखो अलग अलग इस सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना अलग अलग कहाँ काम करोगे। इसलिए बाद में IUPAC ने लेटर ऑन हमें क्या सजेस्ट करा, लेटर ऑन IUPAC suggested that standard electrode potential can also be called as standard reduction potential, standard reduction potential। मतलब आप अल्टीमेटली ज़्यादा ऑक्सीडेशन पर काम ना करते हुए सिर्फ रिडक्शन पर काम करो तो आपको सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब ध्यान रखना, अगर मैं कभी फ्यूचर में कोई सवाल भी करवा रहा हूँ और अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे एक सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो मैं उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी शायद बात कर रहा हूँगा। क्या बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा एक सेल का निकाला जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा, चलो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो क्या यहाँ तक की सब बात क्लियर हो गई? चलिए ग्रेट। अब हमारे पास में एक और ज़रूरी बात आती है, दैट इज EMF ऑफ अ सेल। एक और हमारे पास में ज़रूरी बात आती है, दैट इज EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल। और इसको कुछ लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, जिसको जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा E0 से लिखते हैं। और क्योंकि आप एक पूरे सेल की बात कर रहे हो, आप इस पूरे कंप्लीट सेल की बात कर रहे हो, इस पूरे कंप्लीट सेल की बात कर रहे हो, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा सेल। हमें ये निकालने आना चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। अब गाइस ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब आपके कैथोड का कितना पोटेंशियल है। भाई इसका अपना खुद का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। अभी मैंने आपको सिखाया ना, कैथोड पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। और एनोड पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड का अपना खुद का एक पोटेंशियल है। कैसे? क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैथोड के आसपास सारे कॉपर डाई पॉजिटिव के आयन इकट्ठे हो गए। इसकी वजह से तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगा, और ये जो SO4 नेगेटिव है ये सॉल्यूशन में इकट्ठा होने लगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मेटल प्लेट पॉजिटिव हो गई, सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, तो इनके इलेक्ट्रोलाइट और मेटल या आपका इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन का जो इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है, इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। अगर मैं इसको 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करता हूं और ये सॉल्यूशन 1 मोलर होता है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो E0 ऑफ कैथोड मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कुछ लोग इसका एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं E0 ऑफ अ सेल निकालने का,
दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि रिडक्शन हमेशा तो कैथोड पर ही होता है ना, मैंने आपको हमेशा सिखाया कि कैथोड पर ही रिडक्शन होता है। याद करो अपनी ट्रिक, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली, आओ मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। कुछ कुछ जगहों पर आपको ये भी देखने को मिलता है, ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट एट राइट, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट, ये आपके सेल का राइट साइड है देखो, माइनस ई नॉट ऑफ अ सेल एट लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड है। अच्छा, कभी कभी आपको ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वाला फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, कैथोड माइनस एनोड को थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि अपने को जगह मिल जाए। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है। क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला और कई जगह यूज होते हुए देखा है, दैट इज ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड। ये फॉर्मूला रिवर्स हो गया। अब ये फॉर्मूला कब रिवर्स होता है बेटा? याद रखना, ये फॉर्मूला तब रिवर्स होता है जब तुम लोगों को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो। अभी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वैसे दोनों का आंसर सेम आएगा अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। तो ध्यान रखना सवाल में किस चीज की वैल्यू दे रखी है। अगर आपको बोल रखा है कि कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, तो आप लोग सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आईयूपीएससी ने बोला है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी माना जा सकता है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगा लो, ये लगा लो। लेकिन अगर सवाल में बोल दिया कि इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का ये है और एनोड का ये है, तब फिर आपको फॉर्मूला रिवर्स करके लगाना पड़ेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस पर आप लोगों को फोकस मारना है, ठीक है? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट डाउन दिस फॉर्मूला, नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये दोनों फॉर्मूले, ये और ये तीनों एक जैसे हैं। ये एक नया फॉर्मूला है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर दो दे रखे हो तो आप इसका सम कर दो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है? अब एक लास्ट बात जो मुझे आपको सिखानी है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। तो वो मैं काम करता हूं, बस ये वाले दो फॉर्मूले रिमूव करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल की तरफ चलते हैं। दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ सेल, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और योर गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। जिंक का, आप लिखेंगे जिंक, ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड, एक डैश लगाएंगे। जिंक ऑक्सीडाइज होकर किस फॉर्म में जा रहा है, आप लिखेंगे Zn, डाई पॉजिटिव एक्वस। और इस जिंक का जब अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाकर ZnSO4 बनाना, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मोलर, फिर आप बीच में लगाएंगे 2 डॉट, 2 डैश, विच मीन्स व्हाट, योर सॉल्ट ब्रिज। दिस डबल डैश मीन्स योर
salt bridge. What is this? This is your concentration. This is your ionized form, or we can say electrolytic form. ये अपने इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में चला गया. एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड. ये आपका मेटल. अब रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है? रिडक्शन हाफ में आपके Cu डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं. तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा मेरे पास में Cu डाई पॉजिटिव है जो एक्वस फॉर्म में है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड फॉर्म में चले गए. तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल. दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल. इस प्रकार आप एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. क्या बात समझ में आ गई? यानी कि आप लिख सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन जिस मेटल का हो रहा है, M1 अपने सॉलिड फॉर्म में, डैश M1 अपने आयोनिक फॉर्म में, एक्वस, ब्रैकेट में आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा. अगर सॉल्ट ब्रिज है तो 2 लाइन लगाओ. फिर तुम्हारा M2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि अपने एक्वस फॉर्म में होगा, ब्रैकेट में उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखो, सिंगल लाइन, और M2 अपने सॉलिड फॉर्म में. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर गैल्वेनिक सेल. इस प्रकार आप गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. क्या ये बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल और कराऊं? चलिए एक एग्जाम्पल आप खुद करके देखो कि आपको रिप्रेजेंट करते आ रहा है कि नहीं. इसे मान लो आपके पास में एक सेल है, एक गैल्वेनिक सेल है, और उस गैल्वेनिक सेल में कुछ रिएक्शन इस प्रकार हो रही है कि एक कॉपर नाम का मेटल है और ये AgNO3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि Cu AgNO से रिएक्ट कर रहा है ताकि CuNO3 होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो जाए और सिल्वर बन जाए. ये तुम्हारी रिएक्शन हो रही है. तो इस रिएक्शन को मैं कैसे देख सकता हूँ? कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है क्योंकि कॉपर यहाँ पर +2 फॉर्म में आ गया 0 से. तो मैं लिखूँगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में, सिंगल डैश, कॉपर डाई पॉजिटिव फॉर्म में, एक्वस. अब क्योंकि अगर मान लो ये बोल रहा है कि सर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, ये सब बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन्स, 1 atm प्रेशर और 1 मोलर सॉल्यूशन. तो मैं ब्रैकेट में बिना किसी चिंता के 1 मोलर लिख दूंगा. अदरवाइज मेंशन किया हुआ होगा. हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा. 2 डैश बना लेता हूँ, जो भी आपका सॉल्ट ब्रिज होगा. अगर होगा तो जैसा मैंने आपको इस टॉपिक की शुरुआत में बता दिया था, गैल्वेनिक सेल में हमेशा सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती. अगर सॉल्ट ब्रिज है तो ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक. यहाँ पर रिएक्टेंट साइड सिल्वर किस फॉर्म में था? रिएक्टेंट साइड सिल्वर प्लस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था. इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है. फिर सिंगल डैश, सिल्वर आ गया अपने सॉलिड फॉर्म में. तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा. दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट. बड़े आराम से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है बच्चा लोग, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती. इज दिस क्लियर टू यू? कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे सामने फिर आकर खड़ा होता है. एक बड़ा ही ज़रूरी चीज़ मेरे सामने फिर आती है कि सर ठीक है, हम सब समझ गए रिप्रेजेंटेशन करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल निकालना, हमें सब आ गया, टोटल चीज़ आ गई. लेकिन सर एक बात उस फॉर्मूले में मुझे अभी भी खटक रही है. आप बोल रहे हो कि किसी भी सेल का अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या इसका EMF निकालना है, तो आपने बोला दैट इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. या अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाएगा, भी सिखाया. लेकिन सर ये तो आपने थ्योरेटिकल फॉर्मूला बताया, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे डायरेक्टली इस एक्सपेरिमेंट में जो मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रखा है या जो भी आप
गैल्वेनोमीटर या जो भी आप एमीटर वगैरह जो भी आप वोल्टेज नोट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है, कल ही बताया था, दैट इज 1.1 वोल्ट, कल ही सिखाया था ना, याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो ये जो वैल्यू मेरे पास में निकल के आई, ये तो डायरेक्टली मेरे पास में ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि इस वैल्यू में आपके कैथोड का कितना कंट्रीब्यूशन है और इस वैल्यू को लाने में आपके एनोड का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगा? भाई आपने कल मेरे को बोला कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है डेनियल सेल से, आपने एक डेनियल सेल लिया। डेनियल सेल कैसे बनाया? ये बना हुआ है कि इसमें आपको जिंक नाम का इलेक्ट्रोड लेना है, उसको जिंक सल्फेट में डुबोना है, फिर एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, उसमें कॉपर डुबोना है, सॉल्ट ब्रिज लगाना है KCl सॉल्ट वाला या K2SO4 सॉल्ट वाला। करंट चालू करोगे तो धीरे धीरे आपको जिंक सल्फेट बनता हुआ नजर आएगा और कॉपर मेटल के फॉर्म में इसके ऊपर जमने लगेगा। इस सेल का पोटेंशियल मुझे मिल गया E एक्सटर्नल, सॉरी नॉट E एक्सटर्नल, सेल का पोटेंशियल मुझे मिल गया 1.1 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कल कदार मैं उठूं और मुझे कोई बोले कि यार एक नया सेल बना, एक नया सेल बना जिसमें कि तू एक काम कर, जिंक की जगह पर कॉपर ले ले, जिंक की जगह पर कॉपर ले ले और कॉपर की जगह पर सिल्वर ले ले। तो सर मुझे कॉपर के पोटेंशियल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मुझे सिल्वर के पोटेंशियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं कब तक ये सेल बनाकर इसका वोल्टेज एक्सपेरिमेंटली चेक करूंगा? मेरे पास में हर इंडिविजुअल हाफ का पोटेंशियल होना चाहिए, तभी मैं आगे की प्लानिंग कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल में समझो। जैसे मान लो एक घर में दो भाई हैं, एक घर में दो भाई हैं, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू। सोनू और मोनू मिलकर एक टाइम पे 11 रोटी खाते हैं। सोनू और मोनू जब लंच करने बैठते हैं तो उनको 11 चपाती 11 रोटी लगती है। अब सोनू और मोनू को मुझे अपने घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट करना है। मैं मेरी मम्मी को बोलूँगा, मम्मी मेरे फ्रेंड सोनू और मोनू घर पे खाना खाने आ रहे हैं। तो मम्मी बोलेगी कि बेटा उनके लिए खाना बनाना है, तो कैसा क्या खाते हैं, क्योंकि मम्मी को एक्स्ट्रा ही खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ मम्मी सोनू और मोनू मिलकर 11 रोटी खाते हैं घर पे। तो मेरी मम्मी को एक आइडिया लग गया कि ठीक है, सोनू और मोनू अगर मेरे घर खाना खाने आए तो मिनिमम 11 रोटी तो होनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। लेकिन अगर मान लो मैंने सोनू और मोनू को इन्वाइट करने के लिए गया और मेरे को पता चला कि मोनू तो गोवा जा रहा है, सिर्फ सोनू बचा। तो अब सोनू को मुझे अपने घर खाना खाने के लिए इन्वाइट करना है। तो अब मेरी मम्मी को मैं कैसे बताऊंगा कि मम्मी सोनू ही आ रहा है, अब 11 रोटी मत बनाना। तो मेरी मम्मी बोलेगी ना, अगर मोनू नहीं आ रहा है, सिर्फ सोनू आ रहा है, तो सोनू कितनी रोटी खाएगा? ये तो मुझे पता ही नहीं है कि सोनू के द्वारा कितनी रोटी खाई जा रही है, मोनू के द्वारा कितनी रोटी खाई जा रही है। इन दोनों को मिलाकर इतनी रोटी बन रही है, वो समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह आप लोगों को सेल का पोटेंशियल पता है। अगर आप ये डेनियल सेल बनाते हो या अगर आप ये गैल्वेनिक सेल बनाते हो, तो इस पर्टिकुलर सेल का, जिसमें जिंक और कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आता है। 1.1 वोल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत करने बेटा कि सर कॉपी में तो 0.74 दे रखा है। भाई वेरी कर सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। जैसे आप बना रहे हो वैल्यूज उस पर डिपेंड करेगी। मैं जो भी वैल्यू बताता हूँ बस वो वैल्यू फिक्स थी 1.1 वोल्ट वाली, बाकी अब आगे चेंज हो सकती है, तुम उसको पत्थर की लकीर मान के मत बैठना। तो मान लो एक सेल का पोटेंशियल 0.74 आ रहा है, चलो, या 1.1 आ रहा है लेट्स से। तो 1.1 वोल्ट में से कैथोड का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और एनोड का कैसे पता चलेगा? आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। नो डाउट मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ पढ़ाई, बेसिक लेवल पर मैंने आपको सारी चीज़ पढ़ाई। अब कल
आज आप इतना पढ़ो, 2 लेक्चर्स आपके हो गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल वाला, ये हमने पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है, इन दोनों का अच्छे से रिवीजन करके रखो। और अब मैं जो कल क्लास लूँगा, कल वाली क्लास में मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है एक अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानने के लिए, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो गाइज अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगले लेक्चर को हल्के में लेने की गलती मत करना। ये 2 लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। क्यों अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, अभी इस वीडियो में न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर्मूले तो सिखा दिए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन मैं तभी सिखा पाऊंगा जब आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पता हो, जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, नो डाउट ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।